मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। यदि बिहार स्टेट म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने हुए रहें। यदि आप स्टेट या बीपीएससी से म्यूजिक शिक्षक मित्रों बनना चाहते हैं तो हम आपको 100% मदद करेंगे। ठीक है, इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः क्लास को आप प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और बिना समय गवाए हुए मित्रों, आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आड़ा, चरताल तथा फरोदस्त प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती है? आड़ा, चारताल तथा फरदोस्त ठीक है में प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 14 मात्राएं होती है। कितनी कितनी मात्राएं होती है? 14 मात्राएं। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। आड़ा चारताल तथा फरदोस चारताल में 14 मात्राएं होती है। 10 मात्रा झपताल में और 12 मात्रा चार ताल में तथा 15 मात्रा पंचम सवारी ताल में होती है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबला पखावज वाद्यों के इस वर्ग में आता है, मतलब तबला और पखावज को किस वाद्य के अंतर्गत रखा गया है? तो मित्रों वाद्य जैसे 4 प्रकार के वाद्य कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। तो तबला और पखावज को मित्रों आपको अवनद वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? अवनद वाद्य के अंतर्गत रखा गया है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। तबला पखावज वाद्य को अवनद वाद्य के अंतर्गत माना जाता है। तंत्री वाद्य सितार है तथा वितत वाद्य सारंगी है तथा घन वाद्य मजीरा को माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? जो EMRS का मित्रों जो एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि कौन से ऐसे ढोल हैं जिसको मंदिर में बजाया जाता है? तो मित्रों मंदिर में जिस ढोल को बजाया जाता है उसको ईडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडिका कहते हैं। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ईडिका नामक ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। ढोल एक लोक संगीत का वाद्य है, जबकि तबला और मृदंग में स्वतंत्र वादन किया जाता है। इसे शास्त्रीय संगीत का भी वाद्य माना जाता है। नल एवं घन जैसे वाद्य है, नल एक घन वाद्य है। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध है? कहने का मतलब है कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति हुआ है वह कौन किया है? यही है प्रश्न कि ध्रुपद की जो उत्पत्ति हुआ है किसने किया था मित्रों? तो ध्रुपद की उत्पत्ति जो है से राजा मानसिंह तोमर को माना जाता है। ध्रुपद गीत की उत्पत्ति किसने किया है? तो राजा मानसिंह तोमर को। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज आपको जरूर सूचना देंगे कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल टारगेट फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रणव भारती के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो मित्रों प्रणव भारती के जो लेखक हैं पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब हैं। यदि आप संपूर्ण म्यूजिक के जितने भी बुक्स हैं तथा उनके राइटर्स से यदि वीडियो देखना चाहते हैं मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक डाल देंगे। आप संपूर्ण किताब एक साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न है मित्रों कि बाज से क्या तात्पर्य है? बाज से क्या तात्पर्य है? तो मित्रों बाज एक प्रकार की शैली है। बाज क्या है? शैली है। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है? मतलब भरत साहब ने अपने नाट्य शास्त्र जो किताब लिखे हैं उसमें कितने रसों का समावेश किए मित्रों? तो भरत साहब के अनुसार रसों की संख्या 8 माना गया। कितनी मानी गई है? 8 मानी गई। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भरत मुनि ने 34वीं शताब्दी में अपना ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें 8 रसों का वर्णन किया गया। भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 8 विकृति स्वरों का वर्णन भी किए हैं। ठीक है, मतलब पूछ सकता है
कि नाट्य शास्त्र में कितने शुद्ध स्वर हैं, तो 7 शुद्ध स्वर माने गए हैं। और नाट्य शास्त्र में कितने विकृति स्वर माने गए हैं, तो 8 विकृति स्वर माने गए मित्रों नाट्य शास्त्र के अनुसार। और भरत साहब ने जैसे 4वीं शताब्दी में किस किताब की रचना की, तो नाट्य शास्त्र की रचना की है। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? तो मित्रों यूनेस्को जो है से संगीत से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसका संगीत से कोई संबंध नहीं है। तो मित्रों व्याख्या प्रदान दीजिएगा। यूनेस्को नामक संस्था संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि स्पीक मैन संकल्प तथा उत्तर क्षेत्र संस्कृति केंद्र संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न मित्रों कि यहाँ पर यदि नहीं होगा यति होगा, यति। ठीक है, क्या होगा? यति। ठीक है, यति प्रस्तार जो है से 10 प्राणों का बॉल हो जाएगा इसका आंसर। 10 प्राण तालों के अंतर्गत इनसे संबंधित है। मतलब यति जो है, आपको जो प्राण 10 है तो उसमें से 10 में से एक यति भी क्या है? प्राण है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 10 प्राण के ताल के अंतर्गत इनसे संबंधित है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। यति प्रस्तार ताल के 10 प्राणों के अंतर्गत संबंधित है। ताल के 10 प्राण होते हैं, यति भी उनमें से एक है। मतलब जो 10 प्राण होते हैं, तो 10 प्राणों का नाम वीडियो में हम इसके पहले वाले क्लास में मित्रों बता चुके हैं। उसी 10 में से एक यति क्या है? प्राण है। इसलिए आपको 10 प्राण का याद होना नाम आवश्यक है, किसी भी रूप में एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न मित्रों कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है? जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर किया कीजिए। तो मित्रों टप्पा को जो जन्म माना जाता है सौरी मियाँ को माना जाता है। इनका पूरा नाम था गुलाम नबी मियाँ सौरी। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए। टप्पा का जनक मियाँ सौरी को माना जाता है। वाजिद अली शाह ठुमरी के जनक माने जाते हैं। ठुमरी के जनक कौन है? तो वाजिद अली शाह। और टप्पा के जनक कौन है? तो गुलाम सौरी मियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस ठाट के स्वर बनते हैं। मतलब पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से किस ठाट के स्वर बनते हैं मित्रों? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरव ठाट का निर्माण होता है। किसका? भैरव ठाट का निर्माण होता है मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र का स्थान पर शुद्ध कर देने से भैरव ठाट के स्वर बनते हैं। पूर्वी ठाट में रे ध कोमल तथा तीव्र म का प्रयोग होता है, जबकि भैरव ठाट में केवल रे ध कोमल ही लगते हैं। अगला प्रश्न मित्रों किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को कहते हैं। मतलब किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तन कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को आवर्तन कहते हैं। टुकड़ा मुखड़ा तथा परन को एक आवर्तन में नहीं बजाया जाता है। मित्रों हम प्रत्येक दिन आपको क्लास लेंगे, आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा समग्र कहते हैं। ग यहाँ पर छूट गया है, इसको क्या बोलते हैं? समग्र कहते हैं। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे समग्र कहते हैं। ग्रह के 2 प्रकार हैं, समग्रह और विषम ग्रह। समग्रह और विषम ग्रह। तो विषम ग्रह के भी 2 प्रकार होते हैं, अतीत और अनागत। विषम ग्रह के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं, अतीत और अनागत। और ग्रह के भी कितने प्रकार है? तो समग्रह और विषम ग्रह। अगला प्रश्न मित्रों कि तबला या पखावज संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है कि तबला या पखावज के संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए?
गायक के सामने, गायक के पीछे, गायक के दाईं ओर और गायक के बाईं ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, बताइए फटाफट आंसर बताया कीजिए। तो गायक के दाईं ओर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तबला या पखावा संगीतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? तो गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों, वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में वध रचनाएं कहलाती है। वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में वध रचनाएं क्या कहलाती है मित्रों? इसको बंदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदिश कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका कि पुरिया, धनाश्री, परज और बसंत, ठीक है, सब रागे हैं, किस थाट के अंतर्गत आते हैं? मतलब पुरिया, धनाश्री, फरज और बसंत जैसे किस थाट के अंतर्गत आते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। किस थाट के अंतर्गत? पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पुरिया, धनाश्री, परज, बसंत राग और पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी थाट के राग में रे, ध, कोमल तथा तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। भैरवी राग में रे, ग, ध, नि कोमल तथा काफी राग में ग, नि कोमल लगते हैं। राग कल्याण में सभी स्वर शुद्ध में तीव्र लगते हैं। इसी प्रकार के मित्रों वीडियो देखने के लिए चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर इसे भेजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। तो उत्तीर्ण होने पर मित्रों संगीत प्रवीण की उपाधि दी जाती है। संगीत प्रवीण की उपाधि दी जाती है। यह देती है कौन सी संस्था? तो प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद देती है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। प्रयाग संगीत समिति नामक संस्था द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। गंधर्व महाविद्यालय से अलंकार की उपाधि दी जाती है और प्राचीन कला केंद्र से प्रवीण की उपाधि नहीं दी जाती है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि सितार का जफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? सितार का जफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? तो मित्रों आपको बताते चले कि इसका आंसर प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। जफर खानी कहने का मतलब है कि हलीम जफर खां। हलीम जफर खां मतलब बोल इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सितार का जफर खानी बाज हलीम जफर खां ने प्रचलित किया है। उस्ताद विलायत खां और इलियास खां तथा शहीद परवेज सितार वादक हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि धूमकीट मूलतः किस वाद्य का बोल है? धूमकीट मूलतः किस वाद्य का बोल है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावज का बोल है। किसका बोल है? पखावज का बोल है मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। धूमकीट मूलतः पखावज वाद्य का बोल है। आजकल धूमकीट बोल का प्रयोग तबला वाद्य पर किया जाता है। धूमकीट मूलतः किस वाद्य का बोल है? तब पखावज का है, परंतु वर्तमान समय में किस पर उसको प्रयोग किया जाता है? तो तबला वाद्य पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित हैं? नाना साहब पानसे का संबंध किस वाद्य से है? तो मित्रों आंसर आप जरूर कमेंट्स में दिया कीजिए कि नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित है। तो प से पानसे और प से पखावा जैसे भी आप याद रख सकते हैं। नाना साहब पानसे मतलब प से पानसे और प से पखावज। नाना साहब पानसे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से है। अगला प्रश्न मित्रों कि शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होरी विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है? शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में होरी विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है? तो होरी का जो मित्रों प्रयोग किया जाता है, वर्णन मिलता है वो धमार में मिलता है। किसमें मिलता है? धमार में। ऐसे भी होली में धमार मच जाता है नहीं, तो होरी और धमार याद रखिए। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। शास्त्रीय संगीत की धमार गायन विद्या में होरी विषय गीतों का वर्णन पाया जाता है। धमार गायकी में धमार ताल ही बजाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों कि वाद्यों के कितने प्रकार हैं? बहुत बार मित्रों पढ़ा चुके हैं कि वाद्य के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों को बताते हुए चलें कि वाद्य के कितने प्रकार, तब कमेंट्स में बताते चलिए। इस प्रश्न का आंसर आपको देना अति आवश्यक है यदि म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं तब।
तो वाद के कितने प्रकार है मित्रों? 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। चारों का नाम पर ध्यान दीजिएगा। पहला तत्ववाद, दूसरा का सुशीलवाद, तीसरा का घनवाद, चौथा है अवनद्धवाद। ठीक है, वाद से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो मित्रों आपको हम बना दिए हैं। अब जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देख लीजिए, आपको 100% मित्रों सहयोग मिलेगा। अगला प्रश्न है कि 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया? तो मित्रों 72 मेलों का वर्णन जो आपको है वेंकटमुखी साहब द्वारा किया गया। मेल मतलब क्या होता है? आपको कमेंट से बताना है कि मेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 72 मेलों का वर्णन मित्रों किस विद्वान ने किया है? तो पंडित वेंकटमुखी साहब किए थे। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। 72 मेलों का वर्णन वेंकटमुखी नामक विद्वान द्वारा किया गया है। 72 मेलों का प्रयोग दक्षिण संगीत में किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि जो राग एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए वह होता है, मतलब जो राग एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कराए जाते हैं उसे राग को हम क्या कहते हैं मित्रों? उसको हम लोग बोलते हैं परमेल प्रवेशक राग। परमेल प्रवेशक राग मतलब कैड इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जो राग एक से दूसरे रागों में प्रवेश कराए वह परमेल प्रवेशक राग कहलाता है। मारवा राग परमेल प्रवेशक राग है। इन रागों में 2 प्रकार की विशेषताएं होती है। परमेल प्रवेशक राग किसी एक थाट से उत्पन्न होता है और पॉइंट नंबर 2 किसी दूसरे थाट के रागों के गायन के समय में प्रवेश करने की भी विशेषता रखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? परमेल प्रवेशक राग बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण मित्रों कि तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको सेनी घराना। कौन घराना? सेनी घराना। मित्रों जिस प्रश्नों का आंसर आपको आता है उस प्रश्नों को कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा सेनी घराने के नाम से जानी जाती है। तानसेन प्रसिद्ध गायक थे जो कि अकबर के शासन काल के थे। ठीक है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। मित्रों अगला प्रश्न है आपका, केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल कौन सी है? तो मित्रों आंसर आप कमेंट्स में फट से दिया कीजिए। तो केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल जो है मित्रों एक ताल है। कौन ताल है? एक ताल है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल एक ताल है। एक ताल 12 मात्रा की ताल है। 3 ताल छोटे ख्याल के साथ, पंजाबी ताल टप्पा गीत के साथ तथा द्रुत ख्याल के साथ तिलवाड़ा बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में मित्रों कितने विभाग होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एक ताल में 6 विभाग होते हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों, एक ताल में 6 विभाग होते हैं, 12 मात्राएं होती है। एक ताल को बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। एक ताल तबले की ताल है, इसे समपदी ताल भी कहते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि एक ताल को और किस ताल के नाम से जाना जाता है? तो समपदी ताल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है? कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मार्गी मूर्छना जो है से षडज ग्राम की नहीं है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, मार्गी नामक मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है, बल्कि मार्गी मूर्छना मध्यम ग्राम की। किस ग्राम की है? मध्यम ग्राम की है। अश्वक्रांता, उत्तरायता और रजनी नामक मूर्छना षडज ग्राम की है। ठीक है, मतलब अश्वक्रांता, उत्तरायता और रजनी नामक जो मूर्छना है वो षडज ग्राम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मित्रों, विद्यारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया? विद्यारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया?
तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मेल का। किसका? मेल का। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विद्याधर नामक विद्वान ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया। थाट को दक्षिण संगीत में मेल कहते हैं। थाट को दक्षिण संगीत में क्या बोलते हैं? मेल कहते हैं। अभी हम कुछ देर पहले आपसे प्रश्न पूछे भी थे कि मेल को अन्य नाम क्या है, तो थाट है। मतंग ने नाद के कितने भेद बताए हैं, या मतंग साहब के अनुसार नाद के कितने विशेषताएं हैं? तो मित्रों नाद के 3 विशेषताएं हैं। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं हैं। और नाद के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मतंग ने नाद के 3 भेद माने हैं। नाद के इन तीनों भेद का वर्णन मतंग जी के अपने ही ग्रंथ बृहदेशी में मिलता है। ठीक है, बृहदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग साहब है। अगला प्रश्न मित्रों जो बेहद महत्वपूर्ण है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपको रविशंकर साहब हैं। कौन है? पंडित रविशंकर। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों के तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तो मित्रों जिस प्रश्नों का आंसर आपको आता है उसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा राम सहाय। कौन हो जाएगा? राम सहाय। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है? तो राम सहाय है। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता राम सहाय जी हैं। बनारस बाज एक प्रसिद्ध बाज है। इस घराने के प्रमुख वादक किशन महाराज तथा गुदई महाराज जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि मौसमी राग के अंतर्गत आता है, मतलब कौन सा ऐसा राग है जिसे मौसमी राग के अंतर्गत रखा गया है? तो मित्रों मल्हार राग जो है से मौसमी राग के अंतर्गत आता है। मल्हार राग किसके अंतर्गत आता है? मौसमी राग के अंतर्गत मित्रों आता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मल्हार राग को मौसमी राग के अंतर्गत मानते हैं। मल्हार राग काफी ठाठ का राग है। इस राग की जाति संपूर्ण साडव मानी जाती है। मल्हार राग का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर स माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? तो मित्रों पन्नालाल घोष जो है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद से संबंधित हैं। बांसुरी सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। वायलिन व सितार तत्ववाद्य के अंतर्गत आता है तथा तबला जो है अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वाद्य कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालों मात्राओं की दृष्टि से समान है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालों मात्राओं की दृष्टि से समान है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा झुमरा आड़ा चरताल। जैसे दोनों एक दूसरे के क्या है? समान है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा क्यों समान है। ठीक है, झुमरा ताल तथा आड़ा चार ताल में 14 मात्रा समान रूप से मानी जाती है। धमार ताल 14 और पंजाबी ताल 16 मात्रा की ताल है। मत ताल 18 और तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल है। इस प्रकार झुमरा और आड़ा चार ताल को तबले पर ही बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 3 ताल। क्या हो जाएगा? 3 ताल। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। एक ताल का चक्रदार टुकड़ा 3 ताल में समान रूप से बज सकता है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? मतलब जैसे तबले में सर्वाधिक गत किसमें है? अजराडा घराना में ड यहाँ पर होगा, या लखनऊ घराना में, दिल्ली घराना में, या फर्रुखाबाद घराना में? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद घराना में। जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है मित्रों उसे कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। और मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपना प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। और यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर भेजा कीजिए, क्योंकि पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है,
तो व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। तबले में सर्वाधिक गत फर्रुखाबाद घराने में है। फर्रुखाबाद घराना गत के लिए प्रसिद्ध है। अजराडा घराना आड़े लाए के लिए तथा दिल्ली घराना बाज के लिए तथा लखनऊ घराना लव तथा स्याही के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है मित्रों, सभी घराने के बारे में डिटेल्स आपको डीपली जानकारी दे दिए। क्रियानांतर विश्रांतिलय नामक श्लोक किसका है? ठीक है, अमर घोष साहब का है कि डॉक्टर अरुण सेन का है कि रत्नाकर का है कि अहोबल साहब का है? मित्रों बताइए फटाफट आंसर कि किसका आंसर होगा। तो अमर घोष साहब का है। किसका आंसर है? अमर घोष साहब का श्लोक दिया हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तो मित्रों कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए कि तीव्रता का और दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो तीव्रता का और दूसरा नाम जो है मित्रों छोटा बड़ापन है। क्या है? छोटा बड़ापन। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। तीव्रता का दूसरा नाम नाद का छोटा बड़ापन कहलाता है। नाद की 3 विशेषताएं होती है, उसमें से क्या है? छोटा बड़ापन, नाद का ऊंचा नीचापन, नाद का छोटा बड़ापन और तीसरा है नाद का जाति या गुण। अगला प्रश्न मित्रों कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ग सुनाई देगा। मतलब ग कहने का मतलब गंधार सुनाई देगा। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख खोलने पर गंधार स्वर सुनाई देगा। नीचे के 4 सुराख खोलने पर ऋषभ स्वर सुनाई देगा और नीचे का 1 सुराख खोलने पर मंद्र धैवत सुनाई देगा और नीचे के 2 सुराख खोलने पर मंद्र निषाद स्वर सुनाई देगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का यह अंतिम प्रश्न है कि परन क्रिया किस विद्या से संबंधित है? परन क्रिया किस विद्या से संबंधित है? तो मित्रों परन क्रिया जो है आपका बताइए कमेंट्स में किस विद्या से संबंधित है। तो परन क्रिया मित्रों आपको जो आंसर बताते हुए चले कि तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है मित्रों। परन क्रिया किस विद्या से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। परन क्रिया तबला विद्या से संबंधित है। तबला एक अवनद वाद्य है। तबला कौन सा वाद्य है? अवनद वाद्य है। परन तबला पखावज और मृदंग पर ही बजाया जाता है। परन का एक नृत्य गायन तथा सितार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप मित्रों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज आपको हम जरूर बोलेंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं मित्रों तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।